My dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and you are busy in the preparation of your upcoming examination of 9th, 10th, first year, and second year. I have prepared these MCQs in today's presentation for the students of 9th, 10th, first year, and second year to help them prepare for their upcoming examination. I must remind you that these MCQs are suitable for all board exams as the examination boards have largely shifted towards these concept based or SLO based learning. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये आज की जो प्रेजेंटेशन है वो जमात 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा के लिए है ताकि आने वाले इम्तिहानात इंग्लिश के जो उनके पेपर्स हैं उनकी तैयारी में उनको मदद मिल सके। और ये एमसीक्यूज मैं आपको बताती चलूं कि तमाम बोर्ड के जो तमाम बोर्ड्स, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेडरल बोर्ड या एबटाबाद बोर्ड या रावलपिंडी बोर्ड, ये तमाम बोर्ड्स के लिए ये सूटेबल हैं क्योंकि अब ज्यादातर जो बोर्ड्स हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड जो तालीम है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसको हम एसएलओ बेस्ड कहते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। Before your examination, go through these slides so that all your concepts become clear. Then you will be able to easily reach the correct option in any related MCQs. इन स्लाइड्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि इसी से रिलेटेड आपको जो एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे तो आप करेक्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। नाउ हियर यू गो। नाउ देयर इज अ फर्स्ट स्लाइड। अब आप इसमें सिमिली और मेटाफर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें वंस एंड फॉर ऑल, फिर आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि वो यही सेंटेंस उठा के आपको पेपर में देंगे, इसी तरह के सेंटेंस होंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट सिमिली कि सिमिली क्या है। अब देखिए मैं आपको बताती हूं और आप अपने माइंड में रख लें, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, in which two different things are compared। दो मुख्तलिफ चीजों की आपस में मुशाबियत की जाती है, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, बट रिमेंबर यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। सिमिली में दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में कंपेयर किया जाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि उसमें वर्ड्स कैसे यूज होंगे, लाइक का वर्ड यूज होगा या एज का वर्ड यूज होगा। अब मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस बताती हूं, ही फॉट लाइक अ टाइगर। दिस सेंटेंस कंटेन्स अ डैश। अब आप देखें, ही फॉट, वो लड़ा, लाइक अ टाइगर, चीते की तरह, ठीक है। अब टाइगर और एक बंदा जो है दो मुख्तलिफ, एक जानवर है और एक इंसान है, उन दोनों को उनकी बहादुरी की सिफ्त की वजह से उनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन वर्ड कौन सा यूज किया बीच में, लाइक का। तो दिस सेंटेंस कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन तो अगर आप टाइगर को इंसान के साथ मुशाबियत करके उसको डायरेक्ट इंसान की कोई सिफ्त दे देते हैं तो उसको पर्सोनिफाई यानी एज अ पर्सन प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा इस सेंटेंस में कुछ नहीं है। सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो एक बहुत डिफरेंट ही फिगर ऑफ स्पीच है या लिटरेरी डिवाइस है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्लियर है कि ये इसमें सिमिली यूज हुई है कि किसी शख्स को और टाइगर को आपस में कंपेयर किया गया है, लेकिन उसके साथ लाइक का वर्ड कि टाइगर की तरह लड़ा, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिमिली होगा। अब सिमिली की डेफिनेशन आपने अपने माइंड में रख लेनी है ताकि जो भी कोई एक या दो स्टेटमेंट्स ऐसी जरूर आती हैं जिनमें आपने सिमिली तक पहुंचना होता है करेक्ट ऑप्शन, या मेटाफर तक पहुंचना होता है। इसीलिए मैंने इस स्लाइड पे आपको सिर्फ सिमिली और मेटाफर की एग्जांपल्स दी हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए।
अब नंबर 2 स्टेटमेंट है, ही इज एज स्लो एज अ स्नेल। अब एक और बंदा है जिसको स्नेल से, एक इंसेक्ट से उसने कंपेयर कर दिया है, ठीक है, और वर्ड क्या यूज किया, एज। ही इज एज, वो ऐसे आहिस्ता है, वो इतना स्लो है जितना के स्नेल। अब अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब आप देखिए स्टेटमेंट जब आप पहले पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे ये तो एक बंदे को एक स्नेल से कंपेयर किया गया है, ठीक है, वो फिर आपका माइंड किसी और ऑप्शन की तरफ जाएगा ही नहीं। आप कहेंगे या तो ये सिमिली है या मेटाफर है, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन होता है, सिर्फ थोड़े से फर्क के साथ। सिमिली में लाइक और एज यूज होता है, ठीक है, अब यहां पे भी ही इज एज स्लो एज अ स्नेल, तो क्लियर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिमिली है। अब स्टेटमेंट नंबर 3 आप देखें, शी इज अ रे ऑफ होप, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आप देखें कि वो, हमने यहां पे ये नहीं कहा कि शी इज लाइक अ रे ऑफ होप। अगर हम ये कहते तो लाइक का वर्ड कि वो एक उम्मीद की किरण की तरह है, ठीक है, वो एक उम्मीद की तरह है वो लड़की, तो अब आप देखें कि वो तो फिर सिमिली होता। अब यहां पे शी इज अ रे ऑफ होप, लाइक का वर्ड यूज नहीं हुआ, एस का वर्ड यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट कह दिया कि वो उम्मीद की किरण है, ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट किसी बंदे को किसी चीज से कंपेयर कर देते हैं, उसको डायरेक्ट वो नाम दे देते हैं, ये नहीं कहते कि वो उसकी तरह है बल्कि वो है, ठीक है, तो उसको मेटाफर कहते हैं। अब मेटाफर की मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं ताकि आपके माइंड में रहे कि मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अ थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज द अदर थिंग टू शो अ सिमिलैरिटी बिटवीन देम, उन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी बताने के लिए उसको उस वर्ड, उस चीज का नाम दे दिया जाता है डायरेक्ट। टाइम इज मनी, जैसे आप कहते हैं कि वक्त पैसा है, आप ये भी कह सकते हैं टाइम इज लाइक अ मनी, अगर लाइक का वर्ड यूज करेंगे तो वो सिमिली हो जाएगा। जब आप टाइम को डायरेक्ट मनी का नाम दे देते हैं तो टाइम इज मनी, तो वो मेटाफर होगा। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। दोनों में सिमिली और मेटाफर में कंपैरिजन बताया जाता है। फर्क ये है कि सिमिली में आप लाइक का वर्ड यूज करते हैं या एज का वर्ड यूज करते हैं, जबकि मेटाफर में आप डायरेक्ट उस बंदे को या उस चीज को दूसरा नाम दे देते हैं, ये नहीं कहते उसकी तरह है बल्कि आप कहते हैं ये वो है। जैसे शी इज अ रे ऑफ होप, वो उम्मीद की किरण है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपने उसको तशबीह दे दी उम्मीद की किरण से, तो उसको मेटाफर कहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेटाफर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें नंबर 4, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, लाइफ इज अ जर्नी। अब देखें जिंदगी सफर है, अगर यहां पे होता लाइफ इज लाइक अ जर्नी तो ये सिमिली होता। अब जिंदगी को डायरेक्ट सफर का नाम दे दिया है तो क्लियर करेक्ट ऑप्शन इज मेटाफर। नंबर 5 स्टेटमेंट है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द सी। अब ये एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टेटमेंट है। आई होप कि सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस आपको पता चल गया, दोनों में कंपैरिजन होता है। सिमिली में आप लाइक और एज का वर्ड यूज करते हैं, जबकि मेटाफर में आप डायरेक्ट उस चीज को, उस बंदे को कोई दूसरा नाम दे देते हैं। अब statement number 5 is, the wind whispered through the sea. This sentence is an example of hyperbole, simile, personification और irony. अब देखिए यहां पे जब मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगी कि वो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे, जब वो साउंड माइंड के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे बल्कि आराम से बैलेंस्ड होके वो बैठेंगे, गौर से चीजों को पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, रश नहीं करेंगे, तो वो करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। अगर स्टेटमेंट आप समझ गए तो ऑप्शन क्लियर आपके सामने मौजूद होगा। अब आप देखिए द विंड विस्पर्ड, हवाएं जो हैं वो देखिए नॉन एनिमेटेड हैं, ठीक है, लेकिन उनको नॉन एनिमेटेड चीजें जो हैं उनको ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, दैट इज विस्परिंग। अब हवाएं कभी भी सरगोशी नहीं करती, ये एक पोइटिक लैंग्वेज है या बहुत ही आप एम्बेलिश्ड लैंग्वेज में आप लिखते हैं द विंड विस्पर्ड थ्रू द सी।
हवा ने सरगोशी की, ठीक है। अब हवाएं जो है वो सरगोशी नहीं करती, ये इंसान की क्वालिटी है सरगोशी करना, ये सिफ्त इंसान की है। लेकिन हवा को इंसान की सिफ्त दे दी गई, तो उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया, विंड को पर्सन बना के पेश किया गया यहां पे, ठीक है। तो क्लियर करेक्ट ऑप्शन इज personification. The wind whispered through the sea. This sentence is an example of what? Personification. हवा ने सरगोशी की, तो वो ये तो इंसान की सिफ्त है, तो विंड को एज अ पर्सन प्रेजेंट किया गया है, तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जब कोई जो नॉन लिविंग थिंग है या कोई जो अदर देन ह्यूमन है, उसको आप ह्यूमन क्वालिटी दे के प्रेजेंट करते हैं, उसको ह्यूमन बना के प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट है, द सन स्माइल्ड एट अस। अब देखिए, सूरज के पास मुस्कुराने की क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये हमने एक खूबसूरत एम्बेलिश्ड या डेकोरेटेड लैंग्वेज में बात करते हैं, पोइटिक लैंग्वेज में बात करते हैं। द सन स्माइल्ड एट अस, सूरज हमारी तरफ मुस्कुराया। अब ये मुस्कुराने की क्वालिटी जो है वो इंसान की है, सूरज की नहीं है, लेकिन सूरज को हमने यहाँ पे एज अ पर्सन प्रेजेंट किया, ठीक है, एक शख्स के तौर पे प्रेजेंट किया, एक इंसान के तौर पे यहाँ प्रेजेंट किया। तो क्लियर ऑप्शन करेक्ट क्या है? पर्सोनिफिकेशन। इसको ह्यूमन क्वालिटी दे दी है हमने, तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। सिमिलरली नंबर 7, द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज। अब देखें, फूल जो है वो डांस नहीं करते, दिस इज द ह्यूमन क्वालिटी अगेन। पीपल डांस, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे नेवर डांस, दे मूव, ठीक है। हवा में फूल जो है वो मूव करते हैं, डांस नहीं करते। लेकिन जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा कि डांसिंग इन द ब्रीज, ठीक है, उसको एक पोइटिक क्वालिटी। अब ये है कि फूलों को ये ह्यूमन क्वालिटी दी गई कि दे डांस्ड इन द ब्रीज, एज अ पर्सन इनको प्रेजेंट किया। तो क्लियर करेक्ट ऑप्शन क्या है? पर्सोनिफिकेशन। Now, after these concepts, we come to number 8. She speaks fluently. The underlined word is. अब आप देखें, आपने सिर्फ स्टेटमेंट पे, I always advise my students to just focus on the statement first. She speaks, वो बोलती है। कैसे बोलती है? फ्लुएंटली, ठीक है। अब फ्लुएंटली जो है, ये क्वालिटी किसको दी गई है? सेंटेंस के अंदर वर्ब को दी हुई है, एक्शन वर्ड को दी हुई है, दैट इज स्पीक्स, ठीक है। स्पीक इज एन एक्शन वर्ड। कैसे बोलती है? फ्लुएंटली बोलती है, तो ये एक्शन को मॉडिफाई किया गया है, दैट इज स्पीक। एक्शन को एक क्वालिटी दी गई है, दैट इज फ्लुएंटली। तो जब भी सेंटेंस के अंदर, यू मस्ट नो, ये तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है जिस वर्ड से, तो उसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। उसके साथ वर्ब के साथ ऐड की जाती है कोई चीज, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। सो द क्लियर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्ब, नंबर बी। बी इज करेक्ट। जब वर्ब को मॉडिफाई किया जाएगा, ऐड किया जाएगा किसी वर्ड से, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, इसीलिए इसको एडवर्ब का नाम दिया गया है, ठीक है। वो कैसे बोलती है? देखिए, बोलने को, एक्शन को मॉडिफाई किया गया है। वर्ब, एक्शन को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जब एक्शन को मॉडिफाई किया जाता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। Similarly, we planned our tour yesterday. अब देखें, अगर यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड इज, सबसे पहले तो अगर यहाँ पे होता, सिर्फ आपने अंडरलाइन वर्ड को ही रिकॉग्नाइज करना है, तो सबसे पहले वी प्लान्ड, हमने प्लान किया अपना टूर। अब एक्शन आपने कब के लिए प्लान किया? यस्टरडे के लिए। अब यस्टरडे जो है वो एडवर्ब है, ये किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को करता है, दैट इज प्लान्ड। आपने मंसूबा बनाया,
कब के लिए? यस्टरडे के लिए। तो यस्टरडे डायरेक्ट किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है? वो प्लानिंग से कर रहा है, एक्शन से कर रहा है। आपने अपना एक्शन कब प्लान किया? यस्टरडे। पहले तो ये सिर्फ एडवर्ब है, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि एडवर्ब की ये कौन सी क्वालिटी है, कौन सी फॉर्म है, कौन सी काइंड है एडवर्ब की, तो ये क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है? यस्टरडे, क्योंकि कब, ये यस्टरडे यानी आपने कब प्लान किया। आप क्वेश्चन इसको बना लेना, वी प्लान्ड आवर टूर, व्हेन डिड वी प्लान आवर टूर, ठीक है। अब कब, कब को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं ना। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं हो सकता, यहां पे जगह तो कोई नहीं बताई हुई, यस्टरडे जगह को तो नहीं इंडिकेट कर रहा, यस्टरडे टाइम को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज क्वेश्चंस द आंसर व्हेन, फ्रीक्वेंसी को नहीं कर रहा। शिद्दत क्या है? अब यस्टरडे कल हमने प्लान किया, इसमें कोई शिद्दत वाली बात नहीं आ रही, ठीक है, इंटेंसिटी नहीं आ रही, कसरत वाली बात नहीं आ रही कि कब कब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, मैनर नहीं है कि किस तरह से, किस स्टाइल में आपने किया। यस्टरडे शोज टाइम, पहले यस्टरडे एडवर्ब है और फिर इसकी एडवर्ब की कौन सी काइंड है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है कि आपने कब प्लान किया, आपने कल प्लान किया। तो यस्टरडे शोज एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 10, ही स्पोक लाउडली। अब देखें, ही स्पोक, वो बोला, कैसे बोला? लाउडली। अब पहले तो लाउडली इज एन एडवर्ब, लाउडली जो है वो एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वो कैसे बोला? लाउडली बोला, ये एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब होगा, ठीक है। जो ऐड करता है वर्ब के साथ उसको एडवर्ब कहते हैं। अगर आपसे अब नेक्स्ट में ये पूछा जाए कि एडवर्ब की कौन सी काइंड है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो देखें वो कैसे बोला? लाउडली बोला। किस स्टाइल? ये उसका स्टाइल है, ये उसका मैनर है। स्टाइल इज इन अदर वर्ड्स इज कॉल्ड मैनर, कि वो किस तरह से बोला, इन व्हाट मैनर डिड ही स्पीक। सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, कि किस तरह से बोला, उसका मैनर क्या था, ठीक है, उसका स्टाइल क्या था। दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई बंदा कैसे बोला, कैसे चला, कैसे बैठा, कैसे खाया, हाउ, इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, उसको मैनर कहते हैं। व्हेन जब होगा तो वो टाइम होगा, कल किया, आज किया, शाम को, सुबह को उसने अखबार पढ़ा, शाम को पढ़ा, कल, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे पढ़ा, कैसे किया, कैसे भागा, कैसे बैठा, कैसे खाया, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहां पे ही स्पोक लाउडली, वो कैसे बोला? ऊंचा बोला, तो लाउडली इज एडवर्ब ऑफ मैनर। I hope these things are clear to you. Now, number 11, the children are playing outside. अब अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि outside है क्या सेंटेंस के अंदर, it clearly shows that it is an adverb. क्यों? They are playing, वो खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? Outside, बाहर खेल रहे हैं। अब outside जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज प्लेइंग। तो जो चीज वर्ब को मॉडिफाई करती है, ऐड करती है उसमें, तो वो एडवर्ब होती है, ठीक है। पहले तो ये एडवर्ब है। अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच काइंड ऑफ एडवर्ब इज दिस, सो द अंडरलाइंड वर्ड इज एडवर्ब ऑफ, अब वो कहां, आउटसाइड का मतलब है कि वेयर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। अगर आप इसको क्वेश्चन बनाएं तो वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, आपसे जगह पूछी जा रही है ना। छत पे खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, अंदर खेल रहे हैं, इनसाइड, आउटसाइड, इन द पार्क, ऑन द रूफ, कहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे वेयर की जगह, वेयर को क्वेश्चन आंसर करना होगा, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है।
कहाँ खेल रहे हैं भाई? लॉन में खेल रहे हैं, आप जगह बता रही हैं ना। बाहर खेल रहे हैं, आप जगह बता रहे हैं। अंदर खेल रहे हैं, छत पे खेल रहे हैं, तो आप प्लेस बता रहे हैं ना कि वो कहाँ खेल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अब यहाँ पे नंबर 12 पे आप देखें, ही ऑलवेज कम्स लेट। अब ऑलवेज को अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना हो कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये क्या है। देखिए ये क्लियरली, अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें, ही ऑलवेज कम्स, अब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो हमेशा आता है, वेदर लेट और वट एवर, ठीक है। ही ऑलवेज कम्स लेट। अब यहाँ पे ऑलवेज को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ऑलवेज इज एडवर्ब। अब उन्होंने ये कहा है, अब आपसे ये पूछा है कि ऑलवेज जो है वो एडवर्ब की कौन सी काइंड है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्लेस है। देखिए प्लेस तो ये नहीं है, आपको ये नहीं कहा गया कि आउटसाइड खेल आता है, इनसाइड आता है, रूफ पे आता है, रूम में आता है, ऑफिस में आता है, स्कूल में आता है, बिल्डिंग में आता है। प्लेस नहीं पूछी हुई यहाँ पे, मैनर नहीं पूछा हुआ कि वो किस तरीके से आता है, ठीक है। मैनर नहीं है, स्लोली आता है, तेज आता है, भाग के आता है, चल के आता है। डिग्री नहीं पूछा हुआ कि किस हद तक वो जो है ये एक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे ऑलवेज शोज द फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, किस तरह से कोई चीज जो है वो होती है, हमेशा होती है, ऑफन अक्सर औकात, समटाइम्स। सो जब भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स यूज हों, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, वेरी ऑफन, नेवर, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हों तो ये फ्रीक्वेंसी शो करते हैं ना कि हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। क्या कभी नहीं होता ऐसे, क्या कभी कभार होता है, अक्सर औकात होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब वेरी जो है अंडरलाइन वर्ड इज, अब इसको हम डिग्री कहते हैं। किसी चीज की शिद्दत, किसी चीज की मिकदार, या किस हद तक या किस दर्जा तक वो चीज है। अब इंटेलिजेंस की बात हो रही है और वेरी का वर्ड यूज हुआ कि बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, एक डिग्री बताई हुई है आपको कि किस हद तक वो इंटेलिजेंट है। तो इस तरह का जब वर्ड आ जाएगा, वेरी का वर्ड होगा, टू, ये यहाँ पे ये भी कह सकते थे शी इज टू इंटेलिजेंट, TOO, कि बहुत इंटेलिजेंट है। ये भी डिग्री शो कर रही है कि किस हद तक इंटेलिजेंट है वो, ठीक है। इसी तरह ऑलमोस्ट, शी इज ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो डिग्री बता रही हैं, एक दर्जा बता रही हैं, एक हद बता रहे हैं आपको। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब मैंने आपको एडवर्ब की तमाम काइंड्स की एग्जाम्पल देके बता दिया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएं। नंबर 14, शी इज हैंगिंग अ बास्केट। अब ये एक और, अब आप गौर करें कि शी इज हैंगिंग अ बास्केट, दिस सेंटेंस इज ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये 9th के लेवल पे भी आता है, मैट्रिक के लेवल पे भी दिया जाता है, फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर के, दैट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल ये कॉन्सेप्ट दे रही हूं कि शी इज हैंगिंग, देखिए वो एक एक्शन कर रही है, वो कोई चीज लटका रही है। अब शी इज हैंगिंग व्हाट, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट आपके सामने है, जो कि वर्ब जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपके एक्शन से मुतासिर हो रहा है। और वो क्या ऑब्जेक्ट है? बास्केट है। बास्केट किस चीज से मुतासिर, यानी किस चीज का इन्फ्लुएंस ले रही है? हैंग का। किस चीज को आप हैंग कर रहे हैं? बास्केट को हैंग कर रहे हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसके ऊपर आप डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं। जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद हो जिसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब।
ठीक है। हैंगिंग जो है, हैंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। हैंग व्हाट? हैंग अ बैग, आप कोई बैग हैंग कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट हैंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। शी इज हैंगिंग अ बास्केट, क्लियर एग्जाम्पल है, क्योंकि क्या चीज हैंग हो रही है? अ बास्केट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिस पे आपका एक्शन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। अब आपको इंट्रांजिटिव की फौरन इसका डिफरेंस पता चल जाएगा जब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। दे लॉफ्ट इन आयरॉनिक वे। दे लॉफ, अब देखिए लॉफ जो है वो इंट्रांजिटिव है। क्यों? कि लॉफ के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं लगा सकते। अब मैं कहूंगी कि दे लॉफ्ट, अब मैं अपना कहूंगी कि वो मुझ पे हंसे, मैं उनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हूं। ठीक है, मैंने बीच में क्या वर्ड यूज किया? दे लॉफ्ट एट मी, दे लॉफ्ट इन सार्केस्टिक वे, वो बहुत तंजिया स्टाइल में हंसे। दे लॉफ्ट इन आयरॉनिक वे, यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि वर्ब जो है लॉफ, वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? अब यहां पे डेफिनेटली ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि लॉफ के बाद आप बताएं कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इसने डायरेक्टली इंफ्लुएंस किया? कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, सिर्फ मैनर बताया गया है कि किस मैनर में वो हंसे, आयरॉनिक वे में हंसे, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये तो कभी ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है कोई। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव इज, ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा उसके बाद आपके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जिस पे वो एक्शन डायरेक्ट असर डालेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद कोई आपके पास ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं होता जिस पे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब नंबर 16 आप देखें, यहां पे थोड़ा सा और आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज इंट्रांजिटिव? अब यहां पे इंट्रांजिटिव कौन सा है जिसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते? नंबर 1, मैं आपको ये सारे एक एक एग्जांपल देके बताती हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ईट, अब ईट क्या ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है? ईट व्हाट? ईट एप्पल, ईट मील, ईट लंच, ईट समथिंग। ठीक है, आप ईट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जिस पे ईट जो है वो असर डाल रहा है। ईट व्हाट? ईट एप्पल, ईट लंच, ईट बनाना, ईट मील, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं ना कि खाना खा रहा है, एप्पल खा रहा है, इसका भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो ईट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है ऑब्जेक्ट को। इसी तरह सेकंड ऑप्शन है बिल्ड, बिल्ड व्हाट? अ हाउस, अ बिल्डिंग, बेड, कोई भी चीज आप बिल्ड करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं। बिल्ड व्हाट? बिल्ड के आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग सकता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह राइट है थर्ड ऑप्शन, राइट व्हाट? नोट आप लिखते हैं, राइट अ नोट, राइट एन असाइनमेंट, राइट अ लेटर, राइट ईमेल। देखिए डायरेक्ट आगे एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप राइट कर रहे हैं, ट्रांजिटिव है ये। अब आखिरी ऑप्शन आप देखें, स्लीप, स्लीप व्हाट? आप सो रहे हैं, स्लीप, आई स्लीप, क्या इसके आगे हम कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं? हम मैनर बता सकते हैं, आई स्लीप डीपली, वो तो मैनर, वो तो एडवर्ब हो गया ना, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इसी तरह स्लीप ऑन द बेड, आप कहां सोए, वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपके पास ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिसपे स्लीप डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है। सो स्लीप इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं लगा सकते, ये याद रखें। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। बाकी तीनों के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है जिसके ऊपर वो असर अंदाज होते हैं, जबकि स्लीप के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, मैनर आ सकता है, बहुत से एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर आ सकता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ सकता है,
लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा जिसको ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा. सो स्लीप इज intransitive. I hope now transitive and intransitive is clear to you. अब आप देखें 17 पे, he kicked, उसने किक किया. आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको बता दिया किस चीज को किक किया, द बॉल. बॉल अफेक्ट हुआ ना किक से, हमारे एक्शन से. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है. दिस इज क्लियर कि एक्शन ने किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट एक्शन हुआ. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. आई होप योर बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत से बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं. आई होप आफ्टर दिस वीडियो योर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव इज क्लियर. Now, in this slide, there is a different concept which usually comes in 9, 10, first year, second year. That is anaphoric and cataphoric. अब आप देखें anaphoric क्या है. Anaphoric reference is when a word refers to something that has already been mentioned earlier in a sentence. अब सेंटेंस नंबर 1 मैं आपको बताती हूं. अहमद बॉट अ बुक. अहमद ने एक किताब खरीदी. ठीक है, ये बात हो चुकी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इट इज इंटरेस्टिंग. ये बहुत दिलचस्प है. अब यहां पे इट किसके लिए यूज हुआ? बुक के लिए हुआ. दोबारा बुक लिखने की बजाय, नाउन यूज करने की बजाय, उसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने की बजाय हमने उसके लिए प्रोनाउन यूज किया. एंड यूजुअली वी यूज प्रोनाउन. ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग. ये एनाफोरिक रेफरेंस जो है, जुमले में पहले से किसी वर्ड का जिक्र किया जाता है, ये उसकी तरफ इशारा करता है. अब यहां पे इट जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सेंटेंस में पहले पार्ट में जिक्र हो चुका है बुक का, बाद में उसके लिए इट का वर्ड यूज किया, तो इट रेफर्स बैक टू व्हाट? अ बुक. जब भी कोई वर्ड पहले से जिक्र किए हुए किसी भी चीज की तरफ इशारा करता है, दिस इज कॉल्ड एनाफोरिक. ये याद रखिएगा. Anaphoric is when a word refers to something that has already been mentioned in a sentence. Book को पहले से mention कर दिया गया, उसके बाद आने वाला जो it है pronoun, वो किसकी तरफ इशारा करता है? book की तरफ. तो ये anaphoric है. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को देखें. सारा लॉस्ट हर कीज. शी इज अपसेट. अब दोबारा सारा लिखने की बजाय हमने सारा के लिए प्रोनाउन यूज किया शी, लेकिन सारा पहले से हमने मेंशन किया हुआ है उसका नेम पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस में. तो ये क्लियरली शी रेफर्स बैक टू सारा whose name is already mentioned. This is called anaphoric. पहले से जो नेम मेंशन है उसके लिए आगे आने वाले सेंटेंस में जो प्रोनाउन आप यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एनाफोरिक, जो कि रेफर बैक करता है. ये एनाफोरिक है, ये याद रखिए. अब नंबर 20 में जाएं. बिकॉज शी वॉज टायर्ड. अब एक लड़की है जिसके लिए शी का वर्ड यूज हुआ कि वो थकी हुई थी ना. क्योंकि वो थकी हुई थी. सना वेंट टू बेड अर्ली. सना जल्दी से बेड पे चली गई. अब हमें समझ आई, जब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने पढ़ा तो हमें समझ आई कि शी जो वर्ड यूज हुआ था, प्रोनाउन यूज हुआ था, वो सना के लिए यूज हुआ था. ठीक है, अब आप देखें कि जब पहले प्रोनाउन यूज किया जाता है और बाद में नेम मेंशन किया जाता है, फिर हमें समझ आ जाती है कि इस बंदे के लिए यूज हुआ. तो अंडरलाइन वर्ड इज कैटाफोरिक. अब मैं कैटाफोरिक की डेफिनेशन आपको बता दूं कि व्हेन अ वर्ड रेफर्स टू अनदर वर्ड व्हिच कम्स लेटर इन अ सेंटेंस. अब शी पहले यूज कर दिया और नेम बाद में यूज किया. अब आपने एनाफोरिक में देखा था कि नेम पहले यूज किया और अगले सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन यूज किया. दिस इज कॉल्ड एनाफोरिक. इसी तरह से कैटाफोरिक में ये होगा कि पहले प्रोनाउन यूज कर दिया जाएगा और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में नाम मेंशन कर दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड कैटाफोरिक. बस ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखिए कि एनाफोरिक में पहले नेम होगा और बाद में उसके लिए प्रोनाउन यूज किया जाएगा, और कैटाफोरिक में पहले जो है वो प्रोनाउन होगा, बाद में उस चीज का नेम मेंशन कर दिया जाएगा कि इसके बारे में बात हो रही थी. दिस इज कॉल्ड कैटाफोरिक.
अब देखें नंबर 21 में, देखें व्हेन ही एंटर्ड, जब वो दाखिल हुआ, ठीक है। अब ही इज, हम कहते हैं कि कोई बंदा है जब वो आया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में उन्होंने नेम मेंशन कर दिया, हसन ग्रीटेड एवरीवन, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस में ही है, वो किसकी तरफ, आने वाले, बाद में आने वाला जो नेम है हसन, उसकी तरफ इशारा करता है। तो ये क्लियरली जो है ये आपके लिए कैटाफोरिक है कि प्रोनाउन पहले यूज हो गया और बाद में हमें क्लियर किया गया कि ये बंदा है, नेम बाद में मेंशन किया गया। दिस इज कॉल्ड कैटाफोरिक। I hope this concept is clear. Now, in the next sentence, there is something else, another concept, that is gerund. अब gerund और verb को students confuse करते हैं हमेशा। Running is fun. अब देखिए वो ये नहीं कह रहा कि he is running, कोई एक्टिविटी है जो अभी आपके सामने हो रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बात है कि भागना जो है वो एक फन है, ठीक है। उसमें मजा आता है, भागने में मजा आता है। ये नहीं कहा कि कोई अभी भाग रहा है आपके सामने, कोई एक एक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्शन को नाम दिया गया है। क्या चीज फन है? रनिंग। तो रनिंग इज द नेम ऑफ सम एक्टिविटी हेयर। वॉकिंग, इट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी। जब तक के ये दरमियान में नहीं आएगा, ये शो नहीं करेगा कि ये एक्शन वर्ड है, उस वक्त तक तो ये एक नाम है एक एक्टिविटी का, ठीक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये तो नहीं है कि आप अभी वॉक कर रहे हैं, एक एक्शन आपके सामने हो रहा है, आपको एक एक्टिविटी का नाम बताया हुआ है, दैट इज वॉकिंग। वो क्या है? दैट इज गुड फॉर हेल्थ, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। सो व्हेन a verb comes or it comes as a noun, as a name in a sentence, it is called gerund. Running is fun. Running जो है वो fun है। तो the underlined word is noun, it's a verb, it's adjective और it's gerund. It's gerund, ठीक है। उसको gerund कहते हैं जब कोई verb जो है वो एक noun के तौर पे काम करता है, that is called gerund. यहाँ पे ये noun भी है, लेकिन जब gerund का ऑप्शन होगा तो definitely it's a gerund. अब आप आगे देखें नंबर 20 पे, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये नहीं है कि आप अभी वॉक कर रहे हैं, यू आर वॉकिंग। अगर यही वॉकिंग जो है वो एज एन एक्शन आ जाए तो ये ऐसे होगा, यू आर वॉकिंग विच इज गुड फॉर हेल्थ। आप वॉकिंग कर रहे हैं, अभी एक एक्शन कर रहे हैं, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। उस सूरत में ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एक एक्टिविटी का नाम है, दैट इज वॉकिंग, जिसके बारे में आपको बताया इट्स गुड फॉर हेल्थ, ये एज अ नाउन यूज हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड जेरेंट। नाउ सेम इज देयर, रीडिंग इज हर फेवरेट हॉबी। अब वो अभी रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन उसकी हॉबी का नेम बताया गया है। उसकी हॉबी का नाम क्या है? उसका मुफीद मशगला क्या है? रीडिंग, एक नेम है। तो when verb, she is not literally reading now, अभी वो आपके सामने कोई एक्शन नहीं कर रही, लेकिन एक नाम बताया गया कि it is her hobby, ये उसकी हॉबी का नाम है। This is called gerund. She likes what? She likes dancing. ये नहीं है कि वो अभी डांस कर रही है, no, she likes some activity which is named as dancing. ये नाम है एक एक्टिविटी का जो उसको पसंद है। यहाँ पे it is used as gerund. I hope the concepts are clear to you, basic concepts which comes almost in every objective type paper in English paper. So you need to focus on these things. Once the concept is clear, you can easily reach the correct option in your upcoming examination. I hope these slides are very helpful to you. So don't forget to like, share among the students as much as you can, because it will give them advantage in their examination. And subscribe it if you have not subscribed before. I thank you all.